तो ध्यान देना बच्चा लोग, आप लोग इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट किए थे प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइसिस यानी जब किसी भी सेल का फर्टिलाइसिस करते हो तो आपके आपके एनोड कैथोड पे क्या चीज निकलता है बाहर। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि एनोड क्या होता है, एनोड का ऑक्सीडेशन होता है और एनोड का चार्ज पॉजिटिव होता है और कैथोड का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा। तो आप लोग को यहाँ समझाया गया है कि ये समझाया गया है यहाँ पे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका जो आर से पी जो बात करते हैं हम लोग आर से पी रिएक्शन का, तो उस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उस रिएक्शन को हम लोग ऑकर करवाते हैं जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो उसका ई सेल क्या होगा, ई सेल नेगेटिव होगा। तो उस रिएक्शन को आपको ऑकर करवाना है तो अगर मान लेते हैं तो उस रिएक्शन का ई सेल माइनस ए है तो आपको बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करना पड़ेगा, बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करना पड़ेगा। उसका वैल्यू इस माइनस ए अगर उसका रिएक्शन का था तो उसका वोल्टेज कम से कम प्लस ए होना चाहिए। यानी बाहर से जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, यानी किसी भी प्रोसेस का अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो बाहर से जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसका वोल्टेज कम से कम उस रिएक्शन का नेगेटिव ईएमएफ के जस्ट पॉजिटिव से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो बाहर से जो अप्लाइड वोल्टेज होगा जो अप्लाई करेंगे वो आपका प्लस ए होना चाहिए, प्लस एक या उससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। उससे कम वोल्टेज का सप्लाई करोगे तो आपका रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा, यानी आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऑकर नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड एक, तो हम लोग बात करें कैथोड पे पहले क्या होगा। ध्यान देना, कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, वहां पे प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन होता है। वहां प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ध्यान देना, जिसका आरपी हाई होगा वो रिड्यूस होना चाहता है। आप लोग पढ़े हो ना, जिसका आरपी हाई होगा वो रिड्यूस होना चाहता है और जिसका ओपी हाई होगा क्या होगा, ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो जो रिडक्शन प्रोसेस है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आरपी वैल्यू, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ओपी वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, और नेगेटिव यानी एनोड के पास अट्रैक्ट, सॉरी कैथोड के पास अट्रैक्ट होगा और वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होगा। अगर मान लेते हैं बी प्लस मेटल है, बी प्लस मेटल आयन है, तो बी प्लस मेटल आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके बी बन जाएगा, मेटल के फॉर्म में डिपोजिट करेगा कहाँ पे, कैथोड पे। और अगर आपके पास पॉजिटिव में एच प्लस आयन होगा तो एच प्लस आयन क्या करता है, एच प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बन के निकलता है, हाइड्रोजन गैस बन के निकलता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे केसेस बात कर रहे थे हम लोग, तो केसेस बात कर रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर आपके पास मोल्टेन स्टेट होगा, आपके आयन का मोल्टेन स्टेट होगा, तो आपके आयन के मोल्टेन स्टेट में ध्यान देना आपके पास सिर्फ बी प्लस होता है, सिर्फ क्या है आपके पास बी प्लस है, तो बी प्लस से बी बन जाएगा। ठीक है, मोल्टेन स्टेट में एच प्लस अवेलेबल नहीं होगा। एच प्लस कब अवेलेबल होता है बच्चा लोग, तो एच प्लस होता है एक्वस स्टेट में। एच प्लस कब मिलेगा, एक्वस स्टेट में। अगर मोल्टेन स्टेट है मेटल आयन का तो उसमें सिर्फ मेटल आयन होगा। अगर मान लेते हैं बोले नहीं मेरे पास दो अलग अलग मेटल आयन है, एक बी प्लस बी है और एक ए प्लस बी है, तो उस केस में जल्दी रिड्यूस कौन होगा, तो ध्यान देना अगर बी प्लस ए प्लस दोनों रहेगा तो आप इसका आरपी पे जाना, इसका आरपी वैल्यू देख लेना। तो बी प्लस से बी बनने का जो आरपी है, रिएक्शन पोटेंशियल ई ऑफ आरपी, तो बी प्लस से बी का जो आरपी होगा और ए प्लस से ए का जो आरपी होगा, दोनों को एक बार चेक कर लेना। तो अगर मान लेते हैं कि इसको एक्स बोल रहे हैं, इसको वाई बोल रहे हैं आप लोग, तो अगर अगर आपको बोला जाए कि जो एक्स का वैल्यू है वाई से बड़ा है, एक्स का वैल्यू वाई से बड़ा है, यानी इफ हम मान रहे हैं कि इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी बी प्लस से बी बनने का जो आरपी है बड़ा हाई है, मतलब ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू ए प्लस से ए, तो उस केस में आपका ए रिएक्शन ऑकर करेगा। यानी उस केस में बी प्लस से बी बनना प्रेफर करेगा, ना कि ए प्लस से ए बनेगा। तो ए प्रोसेस ना होगा, आपका बस क्या होगा, ए प्रोसेस होगा। ठीक है, जब सारा का सारा बी खत्म हो जाएगा, सारा का से बी खत्म हो जाएगा, देन आपका ए डिपॉजिट करेगा। इफ इफ बात करें हम लोग फर्स्ट फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट all B plus consumed, then deposition of A start, deposition of A will start, ठीक है। तो पहले आपका B प्लस सारा कंज्यूम हो जाएगा तब आपका A प्लस डिपॉजिट करेगा, उससे पहले A प्लस
नहीं डिपॉजिट करेगा, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ चुका है, और लास्ट क्लास में पढ़ा भी चुके थे इसको हम लोग। यस सर। ठीक है, अब ध्यान देना, आपके पास एक ऑर्डर दिया हुआ कि अगर कैथोड पे डिपॉजिट करना होगा तो कौन डिपॉजिट करता है। तो यहाँ ध्यान देना, बेसिकली क्या रिएक्टिविटी सीरीज है, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे पहले किसको रखा गया है, Ag प्लस को। Ag प्लस से क्या बनेगा, जो डिपॉजिट करेगा तो क्या बनेगा, Ag बनेगा। Ag प्लस से अगर डिपॉजिट करता तो क्या बनेगा, Ag बनेगा। फिर क्या है, Hg+2 है, तो Hg+2 से क्या बनेगा, मरकरी बनेगा। फिर कॉपर +2 है, तो कॉपर +2 से क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। यहाँ पे H+ फिर रखा गया, H+ का मतलब क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। H+ से मतलब क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। फिर क्या होगा, Fe+2 से क्या बनेगा बच्चा लोग, Fe बनेगा। सिमिलर G+2 से जिंक बनेगा। तो ऐसा करके मेटल का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक। अब ध्यान देना, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सारा का सारा एनोड पे डिपोजिशन का ऑर्डर को समझा दिए हैं। लेकिन इसमें आपको मैं बताया भी था लास्ट क्लास में, अगर आपका मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, यहाँ पे देखो समझाया हुआ है कि अगर आपका मेटल आयन का एक्वा सॉल्यूशन लिया हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन लिया होता है। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब, जब भी एक्वा सॉल्यूशन बोला जाए इसका मतलब आपके पास H+ एंड OH- होता है। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन सा आयन होता है, H+ होता है और OH- होता है, ठीक। आपके पास H+, चूंकि हम पॉजिटिव का बात करें तो क्या B+ के साथ आपके पास H+ भी होगा। इसमें दो केस होता है, दो केस क्या होता है कि अगर रिएक्टिविटी ऑफ B अगर ज्यादा है H+ से, ज्यादा है H+ से, उस केस में आपका कैथोड पे B+ से B नहीं बनेगा। B+ से B यहाँ जो बना हुआ दिखा रहा है ये आपको नहीं बनेगा, ये काट देना है, नहीं बनेगा। तो उसमें होता क्या है कि H+ से आपका H2 गैस निकलेगा। तो ध्यान देना कि अगर आपका मेटल ज्यादा रिएक्टिव है H+ से, या सॉरी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, उस केस में मेटल आयन से मेटल बाहर नहीं निकलता है। उस केस में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन प्लस से NH+ से H2 गैस बनेगा। कब, एक्वा सॉल्यूशन में। यानी अगर आपका मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो उसके एक्वा सॉल्यूशन से उस मेटल को आप नहीं निकाल सकते। इसमें रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका मेटल ज्यादा रिएक्टिव है H से, हाइड्रोजन से, तो आप उस मेटल के मेटल आयन से मेटल को बाहर नहीं निकाल सकते हो। कब, अगर सॉल्यूशन एक्वस होगा तो, ठीक है। और अगर आपका मेटल का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होगा तो उस केस में एक्वस होगा, तब भी क्या होगा, मेटल और H+ में चूंकि ज्यादा रिएक्टिव H+ है तो उस केस में H2 गैस नहीं बनेगा। उसमें क्या बनेगा, उसमें बनेगा B+ से B बनेगा, B+ से B बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसा पूछता है ना कि किस मेटल से हम लोग किस सॉल्ट या ऐसा कुछ लिखा रहेगा कि किसके एक्वा सॉल्यूशन से हम मेटल नहीं निकाल सकते हैं, किसके एक्वा सॉल्यूशन से मेटल नहीं निकाल सकते हैं। तो उसमें केस में क्या करना, जो भी मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है उस मेटल का उसके आयन से मेटल निकालना पॉसिबल नहीं है एक्वा सॉल्यूशन से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बार बार आता है, तो ध्यान देना आपको। तो ये हो गया सारा एनोड के बारे में। सारा बात कर रहे थे कैथोड पे, तो सॉरी अभी सारा बात हुआ था एनोड कैथोड का, ठीक है। तो कैथोड में क्या होता है बता दिया आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं एनोड पे क्या होगा। तो आपको पता है कि एनोड पे क्या होता है बच्चा लोग, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एनोड का साइन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका एनोड का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव के पास कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा, तो पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होगा, अनायन अट्रैक्ट होगा। यानी एनोड के पास अनायन पहुंचेगा जिसका हमको ऑक्सीडेशन करना होगा। आपको समझाया गया है क्या, जो ऑक्सीडेशन होता है वो प्रोपोर्शनल टू ओपी वैल्यू होता है। तो जिसका ओपी वैल्यू हाई होगा वो जल्दी ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। और ऑक्सीडेशन जो है आपके आरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आपके रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिसका आरपी हाई होगा उसका ऑक्सीडेशन करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे कुछ आयन के बारे में समझाया हुआ है, यहाँ ध्यान दोगे। जो Cl2 है, Cl2 से Cl बन रहा है, Cl- बनना, यानी यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। तो Cl2 से Cl- बनने में क्या होगा, आरपी क्या होगा इसका, 1.34 होगा। मतलब ये डाटा आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा जो मैं लिखा हुआ। सिमिलरली अगर बात करोगे आप, बात क्या करोगे आप, O2 से OH- बनना, यानी इसका रिड्यूस होने में आपका जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है, 1.23 है। तो Br2 से Br- बनने में वैल्यू क्या है, 1.2 है। I2 से
I-1 में क्या वैल्यू है 1.10, ठीक है। तो वैल्यूज आपको सारा एनसीईआरटी मिल जाएगा आरपी वैल्यूज। अब क्या है, इसको उल्टा करना चाहते हैं हम, उल्टा मतलब ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, तो जस्ट आरपी वैल्यू जो है, आरपी वैल्यू का जस्ट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो सबका नेगेटिव कर दिए हैं, तो ये आपका ऑक्सीडेशन का लिख रहे हैं। अब ध्यान दे, अगर मान लो कि Cl माइनस से Cl भेजना है आपको, Cl2 भेजना है, तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना नेगेटिव है, यानी प्रोसेस नहीं होना चाहता है। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, सिंपल, कि प्रोसेस ऑकर नहीं करना चाहता है, ये प्रोसेस ऑकर नहीं करना चाहता है, तो नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब इतना ही होता है, समझो आप, ठीक। तो अगर इस प्रोसेस को करना है तो आपको बाहर से कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, तो जितना इसका ओपी वैल्यू है, यानी जो नेगेटिव वैल्यू है, उससे उससे जस्ट ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर Cl2 से Cl माइनस Cl2 को चाहिए होगा, तो आपको जो बाहर से अप्लाइड वोल्टेज कितना चाहिए होगा, 1.3 वोल्टेज अप्लाई चाहिए होगा। सिमिलरली आपको अगर OH माइनस O2 चाहिए होगा, तो बाहर का जो अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि उसका ओपी वैल्यू कितना है, ऑक्सीडेशन वैल्यू है -1.23, यानी प्रोसेस ऑकर नहीं करना चाहता है, तो बाहर से हमको एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ेगा 1.23। सिमिलरली I2 साइमाइंस के लिए I2 साइमाइंस का वोल्टेज है 1.10 आरपी, उसका उल्टा रिएक्शन का ओपी क्या होगा, यानी I माइनस I2 का ओपी क्या होगा, ओपी वैल्यू हो जाएगा -1.2, यानी हमको बाहर से कितना वोल्टेज देना पड़ेगा इस प्रोसेस को करने के लिए, 1.2। सिमिलरली सॉरी, ये बी आर का वैल्यू है, सॉरी बी आर माइनस Br2 का वैल्यू है, ठीक है। और आपको I2 से I माइनस बनने का वैल्यू 1.10 है, तो इसको उल्टा करने का मतलब I माइनस I2 भेजना है, तो I माइनस I2 जो भेजना है -1.1, हाँ, तो उसको ऑकर करने के लिए क्या होगा, आपको 1.10 का वोल्टेज देना पड़ेगा बाहर से। तो आपको दिख रहा है कि किसको ऑक्सीडाइज करना ज्यादा आसान है, तो जिसका ओपी वैल्यू सबसे लोएस्ट होगा, तो सबसे लोएस्ट ओपी वैल्यू किसका दिख रहा है आपको, सॉरी हाँ, सबसे लोएस्ट ओपी वैल्यू, इसमें साइन को मत देखना यार, साइन को मत देखना, थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा इसमें। ओपी वैल्यू का बस उससे बेटर है कि आप ई अप्लाइड को चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे ओपी वैल्यू को देखोगे, साइन के साथ देखोगे, तो आपका सबसे लोएस्ट ओपी किसका है, इसका -1.34, तो इसको देख, साइन को छोड़ के सोच, ठीक है, या फिर ई अप्लाइड को फोकस कर ले। ई अप्लाइड को फोकस करेगा तो सबसे लोएस्ट अप्लाइड वोल्टेज किसमें आपको करना पड़ेगा, आपको I2 से I माइनस I2 वाले केस में, तो सबसे इजीली ऑक्सीडेशन होगा किसका, I माइनस I2 बनेगा, फिर क्या होगा, Br माइनस से Br2 बनेगा, और डाटा को देखते चले जाए तो फिर क्या होगा, OH माइनस से O2 बनेगा, और लास्ट में क्या होगा, Cl माइनस से Cl2 बनेगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है तो ध्यान देना, होता क्या है कि जो OH माइनस से जो O2 बनने का जो प्रोसेस है ना, तो यहाँ समझाया हुआ है कि ऑक्सीडेशन का जो होने का जो ऑर्डर होना चाहिए था, वो ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था, तो ऑक्सीडेशन ऑर्डर शुड बी I माइनस I2, Br माइनस से Br2, OH माइनस से O2 एंड Cl माइनस से Cl2, इस ऑर्डर में होना चाहिए था, ठीक। लेकिन होता क्या है कि OH माइनस से जो O2 का ऑक्सीडेशन है, उसमें आपको वोल्टेज तो पता है कि आपको वोल्टेज चाहिए कितना करने के लिए, तो 1.23 वोल्टेज चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इस प्रोसेस का जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होता है। तो मान लें कि आपका सिस्टम का, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाना तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इतना डेल्टा एच का गैप इतना ही है, बट यहाँ पे एक हाई वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन चाहिए, यानी इसको बनने के लिए एक हाई वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करना पड़ेगा। तो हाई वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करने का मतलब है आपको एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ेगा उसको क्रॉस करने के लिए, तो एक एक्स्ट्रा वोल्टेज हमको अप्लाई करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा वोल्टेज का जो सम होता है ना 1.23, तो एक्चुअली इसको क्रॉस, यानी यहाँ पे जो भी डेल्टा एच है, इसको बेटर ऊपर बना दे, हाँ अच्छा रहेगा। ये डेल्टा एच का वैल्यू को अब इसको एंडोथर्मिक दिखा दो, एक सेकेंड, आप इसको ऐसे दिखा दे, यहाँ पे OH माइनस है, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा आप O2 भेज रहे हो, ठीक है। तो आपका जो 1.23 मतलब इस हाइट, इस हाइट के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइट आपको चढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए होगा, तो आपको एक्स वोल्टेज एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्स वोल्टेज जो एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ेगा, उसका जो सम होता है ना, वो सम 1.34 से आगे निकल जाता है, और 1.34 किसके लिए था, तो Cl माइनस Cl2 के लिए 1.34 था, इसका इसके लिए 1.34 चाहिए। तो इसका मतलब क्या है
कि आपका OH माइनस से O2 बनना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू Cl2 माइनस Cl2। क्यों? ड्यू टू एक्स्ट्रा पोटेंशियल X जो हम लोग को ऐड करना पड़ रहा है। इसलिए आपका बोलेंगे एनोड में पहले कौन गैस निकलेगा, तो सबसे पहला आपका ऑप्शन तो हो जाएगा क्या, तो सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका I माइनस I2, ठीक है। फिर आप ये वाला पार्ट एक और बार थोड़ा समझा सकते हैं? ठीक है, समझा रहा हूँ। होता क्या है ना बच्चे लोग कि आपका OH माइनस से O2 जाने में आपका तो वोल्टेज तो इतना ही दिखा रहा था क्वेश्चन में, बट होता क्या है कि OH माइनस से O2 बनने में एक्स्ट्रा ड्रैग होता है। मतलब आप लोग का एक्टिवेशन एनर्जी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, तो जिसको मैं नहीं पढ़ा हूँ समझने सीखो। जैसे बोलते हैं ना, आपको जब मूव करना होता था आप लोग पढ़े हो ना, फ्रिक्शन पढ़े होगे। आप अगर मान ले कि बॉडी स्टैटिक है तो बॉडी को मूव करने पे क्या होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर मान लेते हैं कि बॉडी रुका हुआ है और बॉडी मूव कर रहा है, तो आपको ज्यादा फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा मूव करने में, तो जो बॉडी रुका रहता है उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह सोचो कि आपका जो OH में से O2 बनना है उसमें इतना तो दिख रहा है ना, लेकिन ये बस बता रहा है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक रेसिस्टेंस होता है जिसको ओवरकम करने के लिए इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी केमिस्ट्री के टर्म में। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करोगे तभी रिएक्शन ऑकर करेगा। तो क्रॉस करने के लिए तुमको तो पोटेंशियल चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कौन देगा, तुमको सप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.23 तो बस नॉर्मली बता रहा है कितना में हो जाएगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा जो पुश चाहिए वो भी तो आपको ही देना पड़ेगा। तो आप जो दोगे तो 1.23 से कुछ ज्यादा होगा सर। 1.23 प्लस EA होगा प्लस x, कुछ x होगा, ठीक। अब जो यस सर, यस 1.23 प्लस x का जो वैल्यू है वो 1.34 से बड़ा हो जाएगा, 1.34 वोल्ट, 1.34 वोल्ट से बड़ा हो जाएगा। और 1.34 वोल्ट किसके लिए था, ये था Cl माइनस से Cl2 के लिए, ये था Cl माइनस से Cl2 के लिए। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि Cl माइनस से Cl2 जाना आसान है एज कम्पेयर टू OH माइनस से O2। तो बस आप एनोड सेल का वोल्टेज देख के बात करोगे ना, तो आप क्या करोगे, एनोड पे आप एनोड में पहले OH से माइनस O2 बना दोगे, जो कि सही नहीं है। सही क्या है, तो सही होगा I माइनस I2, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, Br माइनस से Br2। अब OH माइनस से जो O2 बन रहा है उससे जल्दी बन जाएगा आपका C माइनस से Cl2। क्यों? क्योंकि OH माइनस से O2 बनना डिफिकल्ट है ड्यू टू एक्स्ट्रा वोल्टेज जो हमको अप्लाई करना पड़ता है। इसको इतना क्लियर रहेगा, तो ये आपको दिमाग में सेट करना है, यस सर। ठीक। ध्यान देना। अगला इसमें टॉपिक रहेगा कि एनोड पे इम्पैक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, मोलरिटी, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक क्या है, इम्पैक्ट ऑफ, इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, इम्पैक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, मोलरिटी। इम्पैक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी ऑन ई अप्लाइड, यानी जो अप्लाइड वोल्टेज है उसमें क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक। ध्यान देना। आपके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे Cl2 है, Cl2 से आपको Cl माइनस जाना है, ठीक है। ध्यान देना। तो इसको ऐसा सोच कि आपको Cl2 से Cl माइनस जाना है, आपको आप आरपी कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। तो इसका अगर हम नॉर्स इक्वेशन लिखे, तो इसका पहले, और हमें जूम करें कि Cl2 का प्रेशर 1 बार है, हमें जूम कर रहे हैं, Cl2 का प्रेशर क्या माना गया है, 1 बार। तो आप जो Q लिखोगे इसका Q, तो Q क्या हो जाएगा, Cl माइनस का स्क्वायर। तो नॉर्स इक्वेशन पुट करें तो क्या हो जाएगा, तो ये सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई 2 लॉग Cl माइनस का स्क्वायर, ठीक है, लॉग Cl माइनस का स्क्वायर। तो ध्यान देना। तो यहाँ इस 2 को बाहर ले सकते हो आप, लॉग के बाहर आ जाएगा, और यहाँ 2 है कैंसिल कर जाएगा। तो अल्टीमेटली, और आपका इनोड सेल कितना होता है Cl2 से Cl माइनस जाने का, तो इनोड सेल होता है Cl2 से Cl माइनस बनने का इनोड सेल होता है 1.34। इनोड इक्वेशन आपका ऐसा इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, यानी आपका जो ई सेल का वैल्यू है Cl2 से Cl माइनस का क्या हो जाएगा, 1.34 माइनस 0.059 लॉग Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, लॉग Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अब पॉइंट आता है कि जब Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, और 1 से छोटा
1 होगा तो क्या होगा, और 1 से छोटा होगा तो क्या होगा। 3 केस ले रहे हैं। तो अगर सेल माइनस का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, इसका मतलब सेल हो गया स्टैंडर्ड, सेल स्टैंडर्ड हो गया। इसका मतलब क्या है, आपका जो रिक्वायर्ड ई सेल है वो ई नोट सेल के बराबर हो जाएगा। रिक्वायर्ड ई सेल है उसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 1.34 आ जाएगा, यानी ई नोट सेल के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये कब है, जब आपका कंसंट्रेशन 1 हो। 1 से छोटा होने का मतलब क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन डाइल्यूट है। 1 से छोटा मतलब सॉल्यूशन डाइल्यूट है, ठीक है। और 1 से बड़ा होने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा समझना है, बहुत लॉजिकल चीज में बात करो आपसे, तो यहाँ पे समझना है। प्रॉब्लम हो तो मुझे दोबारा पूछना आप लोग को, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, मे बी। देख लेते हैं, तो ध्यान समझो, ताकि एक बार आपको समझ में आ जाए, एक बार आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान देना कि अगर मान ले कि Cl माइनस का कंसंट्रेशन 1 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर Cl माइनस का कंसंट्रेशन 1 से ज्यादा होगा, उस केस में आप क्या सोचोगे कि जो लॉग आप जानते हो ना कि लॉग अगर 1 से बड़ा होगा तो लॉग x और x ग्रेटर देन 1 होगा, अगर ये वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, ये वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि Cl का कंसंट्रेशन 1 से बड़ा है, तो जो लॉग Cl माइनस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो भी 0 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा और ये 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल पॉजिटिव होगा। तो आपका जो इस केस में जो ई सेल निकलेगा, ई सेल का वैल्यू वो इस ई नोट सेल से कुछ माइनस होगा तो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी इस केस में आपका जो ई नोट ई सेल का जो वैल्यू है 1.34 से कम हो गया। यानी अगर आपका सॉल्यूशन अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो आपका जो ई सेल का वैल्यू होगा आरपी के लिए, आपका रिड्यूस करने के लिए जो वैल्यू है वो 1.34 से कुछ कम हो चुका है। तो लेट्स से क्या वैल्यू हो चुका 1.2। तो अगर आपको उल्टा करना है, उल्टा करें मतलब अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है और उसको तुम रिवर्स करना चाहते हो, उल्टा करना चाहते हो, उस केस में आपका जो ओपी होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जो वैल्यू था आरपी का उल्टा हो जाएगा। तो आरपी का वैल्यू चूंकि आपका 1.34 से कुछ छोटा हो चुका था, उसको माने थे 1.2 हो चुका है, ठीक है। एज्यूम किया था कि उसका कितना हो चुका वैल्यू 1.2 हो चुका है। तो उस केस में आपका जो ओपी का वैल्यू होगा वो -1.2 हो जाएगा। -1.2 हो जाएगा मतलब हमको बाहर से कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, तो बाहर से वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा 1.2 अप्लाई करना पड़ेगा, 1.2। ठीक। तो ये होगा अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी सॉल्यूशन जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उसको ऑक्सीडाइज करना क्या हो गया, आसान हो गया उसको ऑक्सीडाइज करना, तो बाहर का जो अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। बट वही उसी केस में अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दे, तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि Cl का कॉन्सेंट्रेशन 1 से छोटा कर देगा। तो 1 से छोटा कर देगा तो क्या होगा, तो आपको पता है कि जब भी x का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो log x का वैल्यू क्या होता है बच्चा लोग, तो log x का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो अगर मान लें कि Cl का वैल्यू 1 से छोटा पुट करेंगे इस फंक्शन में तो log नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का मतलब आपका जो इनोट सेल का वैल्यू है वो 1.34 से कुछ उसमें ऐड हो जाएगा तो क्या हो, उससे कुछ लार्ज हो जाएगा। तो आपका ई सेल क्या होगा 1.34 से कुछ लार्ज हो चुका है। यानी मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ कि जो आपका आरपी वैल्यू बढ़ गया, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूटेड होगा उसका आरपी वैल्यू क्या होगा, हाई हो जाएगा, यानी वो ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है। अगर आरपी हाई होगा तो उसका उल्टा, यानी उसका ओपी होने का, तो लेट से वैल्यू को मान लेते हैं कि लेट से इसका वैल्यू हो गया 1.4, तो आपको उल्टा करना, उल्टा मतलब Cl माइनस Cl2 करना है, उसके लिए वोल्टेज कितना देना पड़ेगा, उसके लिए वोल्टेज देना पड़ेगा -1.4, मतलब ये सॉरी ये ओपी हो जाएगा। अब इस ओपी को बैलेंस करना है, नहीं आपको उल्टा करने है, तो बाहर से कितना वोल्टेज सप्लाई करना पड़ेगा, तो 1.4 वोल्ट सप्लाई करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है वो आपका 1.3 से क्या रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो उसको ऑक्सीडाइज करना क्या है, डिफिकल्ट है, उसको डिफिकल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत बच चलो आप लोग को, नो सर। ठीक है, नो सर। चलो। तो ध्यान देना, इसलिए मैंने लिखा हूं कि इट इज इजियर टू ऑक्सीडाइज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब Cl2 से Cl माइनस और ऑक्सीडाइज करना है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का ऑक्सीडेशन आसान है। तो ये समझाया हुआ है एग्जांपल लेके
कि कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो आपको ओपी का रिक्वायरमेंट -1.2 है, तो आपको बाहर सप्लाई कितना करना पड़ेगा, 1.2 सप्लाई करना पड़ेगा। अगर सिचुएशन नॉर्मल है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, तो आपका जो ओपी का वैल्यू है था -1.34, तो बाहर से अप्लाइड ईएमएफ कितना होगा, 1.34 अप्लाई करना पड़ेगा। आपका सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट होगा तो क्या होगा, आपका जो आरपी ओपी वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा, -1.4, तो बाहर से अप्लाई कितना करना पड़ेगा, 1.4 अप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये समझाया हुआ कि आपका सॉल्यूशन जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या होगा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ध्यान देना कि अगर इसमें दो केस रहते हैं कि अगर आपका सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपका Cl माइनस से Cl2 बनना आसान है एज कम्पेयर टू से OH माइनस से O2। ये तो हम लोग नॉर्मली पढ़े हैं ना कि Cl माइनस रहेगा और OH माइनस रहेगा, तो आप क्या करोगे, आप Cl से Cl2 निकालोगे। इसी को तो हम ऊपर पढ़ाए थे कवर के शुरू में। ठीक है, कि सॉल्यूशन और सॉल्यूशन ये जो दिया ना कि OH से O2 निकलेगा, कब होगा, जब सॉल्यूशन नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, उस केस में सॉरी ऐसा नहीं, नीचे वाला था। ठीक है, हाँ, अब ऑर्डर क्या था, I से I2, Br से Br2, Cl से Cl2, तो O से पहले Cl2 निकलेगा। लेकिन कब होगा, जब सॉल्यूशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, ध्यान देना डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि Cl से Cl2 बनने का जो आपका जो ओपी का रिक्वायरमेंट है ना वो बढ़ जाता है। इस केस में आपका जो ओपी का रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट जो होता है ना, यानी बाहर से जो अप्लाइड वोल्टेज है वो काफी इंक्रीज कर जाता है। और इतना इंक्रीज कर जाता है कि ये वैल्यू आपके OH माइनस से, अब देखो OH माइनस से O2 को हम नहीं सोच रहे क्योंकि OH आ कहाँ से रहा है, सॉल्वेंट से आ रहा है, तो सॉल्वेंट ऑलरेडी काफी ज्यादा अमाउंट में है, तो उसको हम डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा बात है ना। डाइल्यूशन कैसे करते हो, वाटर को ऐड करके करते हो, तो वाटर को ऐड करेगा तो क्लोरीन का कंसंट्रेशन घटेगा बट OH का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो वाटर OH कहाँ से आ रहा है, वाटर से ही आ रहा है, तो जितना ज्यादा वाटर होगा उतना ही क्या होगा, OH का अमाउंट ज्यादा लार्ज होगा। इसलिए हम इसके लिए डाइल्यूट का कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो सोल्यूशन का डाइल्यूट होगा तो Cl2 से Cl माइनस से Cl2 बनना से बेटर क्या होगा, OH माइनस से O2 बनना। तो इसमें इसको उसका आपको याद रखना है कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो उस केस में आपको OH से O2 निकालना है, और सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो Cl से Cl2 निकालना है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो और दोनों दिया हो तो आपको सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड ज्यूम कर लेना है। सिंपल सा बात फंडा बोल रहे हैं। अगर मान ले क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आप सोचोगे कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका मतलब आप Cl से Cl2 निकालोगे, Cl से Cl2 निकालोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे लोग? नो सर। अब ध्यान देना, अगर बात करते हैं सल्फेट का, तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ध्यान देना। तो सल्फेट, ध्यान देना, सल्फेट में सल्फर का स्टेट +6 है, तो सल्फर ऑलरेडी अपने हाई स्टेट में है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन जब भी बात करते हैं तो सल्फर का चूंकि +6 है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं होता, सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो उसमें होता क्या है, यहाँ जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके लूज करता है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट होगा, रेडिकल में। और जो रेडिकल है वो दूसरे ऐसे रेडिकल से कंबाइन कर सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो सल्फेट का रेडिकल होगा और आपस में ज्वाइन कर लेगा, आपस में ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, तो आपका नया आयन क्रिएट होगा S2O8 - 2, S2O8 - 2, तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन से बनता है। तो इसे पूछा जाएगा कि सल्फेट में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन सल्फर का नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है बच्चे लोग, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है O का, यानी O का जो लिंक है, O का लिंक रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, सम्यक सल्फेट का स्पेंड करना है। यस सर। ध्यान देना यहाँ पे, देखो सल्फेट में होता है क्या बच्चा, सल्फेट में ऑलरेडी सल्फर +6 स्टेट में है, तो सल्फर +6 स्टेट में है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन आप नहीं कर सकते क्योंकि सल्फर का हाईएस्ट स्टेट +6 ही होता है, तो +6 से ऊपर तो जाएगा नहीं। तो उसमें होता क्या है, जो सल्फेट का जो O है ना, O एटम, यहाँ जो ऑक्सीजन एटम आपको दिख रहा होगा, इस ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर, तो बाहर निकलता है यहाँ पे रेडिकल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडिकल बनाकर दिखा दिए। अब ऐसा रेडिकल, ऐसा दो रेडिकल क्या होगा, आपस में कंबाइन कर लेता है, दो रेडिकल कंबाइन कर लेगा। तो इसमें ध्यान देना कहीं नहीं कि O किससे लूज हुआ, तो O लूज हुआ किससे, O सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज हुआ ऑक्सीजन से, तो वहां पे रेडिकल क्रिएट हुआ, ऐसा दो रेडिकल मिलकर जुड़ के बॉन्ड बना लेगा, तो इस तरह का सिस्टम क्रिएट करेगा। इसका फॉर्मूला होता है S2O8 - 2।
ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन करेगा तो H2OH -2 होता है। अब क्या होता है, इसमें भी अगर आपके पास वाटर होगा तो क्या होगा, तो ध्यान देना, इसमें भी केसेस आपको समझाया हुआ है कि अगर सल्फेट रहेगा और आपका सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपका सल्फेट से H2OH -2 बनना डिफिकल्ट होता है, तो उस केस में आपका OH -O2 बनेगा। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में OH -O2 बना देना। लेकिन अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सल्फेट से H2OH बनना आसान होता है, उस केस में OH -O2 नहीं बनेगा, उस केस में क्या होगा, सल्फेट से H2OH -2 बनेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन दिया हो तो सॉल्यूशन को आप डाइल्यूटेड मानोगे। मैंने क्लोरीन में उल्टा बोला था और यहाँ मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ नहीं दिया होगा तो अब सॉल्यूशन को क्या मानना, डाइल्यूट मान लेना। ठीक है, केमिस्ट्री सिलेबस के लिए आप ग्रुप पे थोड़ा देख लेना बच्चा, अनन्या ग्रुप पे मैं डाल दिया जो मैं बोला हूँ। ठीक है, चलो तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहेगा, इसको नेक्स्ट क्लास में लोग खत्म करते हैं टॉपिक को। Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है, चलो Good night, sir. Thank you, sir. गुड नाइट।